Hello friends, welcome you all on ARF once again. Today I'll be going to share some knowledge about the climate change and global warming, as I had already uploaded my last video regarding this subject. Today I'll be share how we can support or what contribution we can give to stop or to mitigate the global warming and climate change. So let's start the video. Friends, first point, what we can do is we can cut down on non-renewable energy sources. Like we have so many gadgets at our home. सबके घरों में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गैजेट और इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं. तो अगर हम उनका कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें, उनको थोड़ा समझदारी के साथ यूज़ करें, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है. तो ये काम कर सकते हैं. सेकंड, हम सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं. सोलर पैनल थोड़े से महंगे होते हैं, अगर वो बजट से बाहर होते हैं. तो हम एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं, हम एलईडी बल्ब, जो हमारे घर में जितने भी बल्ब लगे हैं, उनको अगर एलईडी बल्ब से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उससे एक बहुत बड़ा सेविंग होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में. आप नोटिस करेंगे खुद इस चीज़ को. तीसरा, हम अगर आपके घर में एसी है, आप एसी यूज़ करते हैं, तो एसी का टेम्परेचर आप 24 डिग्री पर सेट कीजिए. 24 डिग्री से अगर आपका एसी चलेगा 24 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो रूम टेम्परेचर आपका 24 रहेगा. आपका रूम ज़्यादा चिल भी नहीं होगा और आपको कंफर्टेबल लगेगा, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव होती है. आप इसको करके देखिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को फिर देखिएगा कितना वो रिड्यूस होता है. दूसरा, हमारे घर में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर में आम है. तो सबके घरों में 1-2 गाड़ियाँ होती हैं. अगर हम उन गाड़ियों को समझदारी के साथ यूज़ करें, तो उससे काफ़ी कुछ सेविंग की जा सकती है, फ्यूल में भी और एटमॉस्फेयर में भी. जी हाँ फ्रेंड्स, आपके घर में गाड़ी है, आप अगर 5 डेज़ उसको बाहर लेके जाते हैं, चाहे तो आपका ऑफिस 5 डेज़ का है या आप 5 दिन या 6 दिन घर से बाहर निकलते हैं, तो आप कुछ डेज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5 डेज़ का ही लूँ, तो 3 दिन के लिए आप अपनी गाड़ी यूज़ कीजिए, और बाकी के 2 दिन में आप या तो कार पूलिंग ले सकते हैं और या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल कर सकते हैं. तो इस तरह से आपके ये पॉकेट पर भी असर नहीं पड़ेगा और एटमॉस्फेयर पर भी असर नहीं पड़ेगा. आपने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कितनी AQI कम हो गई थी और एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था. तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ सेविंग कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं टू स्टॉप और टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. Third, we can say eat more plants and less meat. Friends, as you all know, food plays an important role in our life, in our daily lifestyle, and you will be very surprised to know कि हमारे खाना जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी इफ़ेक्ट करता है. एक स्टडी की गई थी, उसमें ये पता लगाया गया कि अगर हम मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, मीथेन गैस ज़्यादा रिलीज़ होती है और उससे एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. अगर इसके कंपैरिजन में हम प्लांट्स या फिर हरी सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करें, उन्हें ज़्यादा खाएं, तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पर नहीं पड़ता. तो इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में कि मीट का कंजम्पशन थोड़ा कम करें. थर्ड है 3 Rs. रिमेंबर ऑलवेज 3 Rs. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. ये बच्चों को भी आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको अगर आपने डिप्लीट होने से बचाना है, तो हमें रिड्यूस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी अपनी डेली लाइफस्टाइल में. फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स वाटर. अब वाटर को हम समझदारी से यूज़ करें, तो हमें उसकी स्कार्सिटी को नहीं फेस करना पड़ेगा. जैसे कि अभी लोग क्या करते हैं, यूजुअली दिल्ली एनसीआर में ये प्रैक्टिस है कि कार वॉश करनी है, चलो ठीक है, पाइप लगाई और कार धो ली. लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट कि आप कार धोने के लिए इतना सारा पानी वेस्ट करें. आप बकेट में पानी भरकर डस्टर से उसको साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. और प्लीज़ स्टॉप दिस प्रैक्टिस. इफ़ यू हैव दिस हैबिट, प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि इससे पानी वेस्ट होता है और रोड पर वो अननेसेसरी वेस्ट होता है. तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा देखें. दूसरा, रिड्यूस के बाद रीयूज़ का मतलब है कि आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, उसको आपने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको थ्रो कर दिया. तो हमें ये देखना चाहिए कि इसको थ्रो करने से पहले इसको और क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या हम इसको किसी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने फ़र्नीचर लिया, फ़र्नीचर को आपने 2-3 साल तक यूज़ किया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, पुराना हो गया है और अब अच्छा नहीं लगता, दूसरा चेंज कर लेना चाहिए. तो फर्नीचर वुड से बनता है,
आप नया ख़रीदेंगे और नई लकड़ी कटेगी, वही यूज़ होगी और उसी से आपका फ़र्नीचर बनेगा। तो आप अपने पहले ही फ़र्नीचर को किसी भी कारपेंटर को बुला के उसको रीडिज़ाइन करवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं और उसको फिर 3 साल अगले 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। थर्ड है रिसाइकिल। फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करके थ्रो नहीं करना चाहिए, उनको रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल हो गए, मोबाइल की बैटरी हो गई। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं कि बैटरी ख़राब हो गई है, मोबाइल ख़राब हो गया, ये यूज़लेस हो गया, तो उसे उठा के डंप कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं या ऐसे कूड़े वूड़े में फेंक देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसी गार्बेज हाउस में एक्सप्लोजन हो गया, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट हैं अगर ये रिसाइकिल हो सकते हैं और रिसाइकिल ना हो और हम उसको वैसे डिकम्पोज करने के लिए फेंक दें, तो उससे कुछ गैसेस ऐसी बन जाती हैं जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ है उसको आप रिसाइकलिंग के लिए उनके सही प्रॉपर जगह पर दें। आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे बूथ कोई ना कोई बना रहता है जिस पे रिसाइकलिंग के लिए ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो इस चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपके साथ में छोटे-छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे डेली लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को अपनाएं और उससे हम कंट्रीब्यूट करें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। यूज़ ऑफ झोला और थैला। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में या सब जगह ये प्रैक्टिस है कि झोला लेकर नहीं चलते हैं, थैला लेकर नहीं चलते हैं, चले जाते हैं ऐसे सीधा मार्केट में, क्योंकि पता है पॉली बैग वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इससे हम अपना ही वातावरण दूषित कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कितना पॉलीथीन, आजकल प्लास्टिक कितना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, बन चुका है पूरी वर्ल्ड के लिए कि प्लास्टिक को कैसे डिकम्पोज़ करें। वो इजीली डिकम्पोज़ नहीं होता है, बहुत साल लग जाते हैं उसे डिकम्पोज़ होने में। तो हम इसको कम कर सकते हैं। हम अपना थैला, अपना झोला अपने बैग में रखें और उसे लेकर ही मार्केट में जाएं और प्लास्टिक को बिल्कुल नो करें। इसके अलावा हम अपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं। हम मार्केट जाते हैं, देखते हैं सेल लगी हुई है, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हम अपने पास स्टॉक कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो घर पर उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है और यूज़ भी नहीं होंगे, बस वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं, एक तो हम अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरा हम वो उन रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रहे हैं जिससे वो प्रोडक्ट बना है, क्योंकि हमें अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि सेल में काफ़ी चीज़ें उठा के ले आते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ बहुत पसंद आई मार्केट में, चाहे तो उसकी ज़रूरत नहीं है घर में, लेकिन अच्छी लग रही है तो उठा के ले आए घर में, चाहे रखने की जगह नहीं है साइड में फिर फेंक दी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वही चीज़ लें जो यूज़ हो सकती है ईज़िली और बहुत जल्दी कंज्यूमेबल है। उसके बाद में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें डिस्पोजेबल नहीं यूज़ करना चाहिए। बॉटल्स, प्लास्टिक की कटलरी, ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। ध्यान दें इस तरफ कि ये चीज़ें ईज़िली डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो इनका यूज़ करना थोड़ा कम करें या बंद करें। स्टॉप वेस्टिंग फूड, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ऐसे कहने के लिए ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है कि खाना बच गया था, ख़राब हो गया था तो हमने फेंक दिया, तो लेकिन फेंकना इज़ नॉट अ वे। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर खाना बच गया है तो आप उसको सड़ने के लिए फ्रिज में मत रखें, क्योंकि फ्रिज में भी ज़्यादा दिन तक खाना सेफ़ नहीं रहता है, वो ख़राब होने लग जाता है। आप उसको नेक्स्ट डे ही किसी ऐसे नीडी को दे दें जिसको इसकी ज़रूरत है, अगर आपने नहीं खाना है तो। अदरवाइज़ आप उसको खा सकते हैं। एक स्टडी है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने एक स्टडी की थी। उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में वेस्ट जो है, फूड का जो वेस्टेज है 1 बिलियन टन है एनुअली, एक साल में इतना फूड पूरे वर्ल्ड में वेस्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि फूड, अनाज कैसे पैदा होता है। उसमें पैदा होने में एक तो किसान की मेहनत होती है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो हम इतने नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं फूड वेस्ट करके, वो डिप्लीट हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी, और उसके बाद में हम उसको खेती करने में अगर यूज़ कर रहे हैं और अनाज भी फेंक दे रहे हैं, तो वो तो वेस्टेज ही है टोटली। दूसरी वेस्टेज क्या है, आप खाना घर में बनाते हैं तो उसमें कितने तेल मसाले लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, और वो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए खाना उतना ही बनाएं जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा बन गए तो किसी नीडी को दे दें। आपको शायद नहीं पता कि खाना अगर हम डंप करते हैं कूड़े में तो उससे भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, और वो लैंडफिल में इतनी गैसेस रिलीज़ करते हैं कि उससे एटमॉस्फेयर बहुत दूषित होता है। ये एक स्टडी है, मैंने एक न्यूज़पेपर में पूरा पढ़ा था इसका आर्टिकल, बहुत बड़ा, और इससे मुझे समझ में आया कि वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है।
और यही हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। तो कोशिश करें कि फूड वेस्ट ना हो घर में और उतना ही बनाएं जितना कि यूज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, दीज आर सम स्मॉल टिप्स विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। तो प्लीज़ अगर इनमें से कोई भी अगर आपको टिप लगी हो कि नहीं ये तो यूज़लेस है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कमेंट्स शेयर करते हैं, चाहे तो वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब चलेगा, बट प्लीज़ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ARF।